नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ, यानी कि संघवाद के बारे में बात करने वाले हैं। आप यहां पे हेडलाइन देख सकते हो, द पैराडॉक्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म इन इंडिया। तो पहले हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे इंडियन फेडरलिज्म के बारे में। इंडियन फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के बारे में बात करेंगे और एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे। और सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग कोविड-19। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन बन जाएगा। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। एक सिंपल सा सवाल बन सकता है कि कोविड-19 पैंडेमिक में फेडरलिज्म इन इंडिया किस तरह इवॉल्व हुआ है, तो आप इसको एग्जामिन कीजिए। तो यहां पे आपको काफी सारा फॉर्डर मिलेगा किस तरह फेडरलिज्म इवॉल्व हो रहा है इंडिया में। और यहां पे थोड़ा सा क्रिटिकल डिस्कशन जरूर चलेगा, क्योंकि एक केस स्टडी ली है कि फेडरलिज्म 2020 में क्या हो रहा था और फेडरलिज्म 2021 में क्या हो रहा था। इसके साथ ही साथ हम लोग सुझाव देंगे एंड विल ट्राई टू कंक्लूड द डिस्कशन ऑल्सो। सो लेट अस बिगिन। काफी अच्छी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड लेट मी पुट अ क्वेश्चन रेट। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन जरूर हो सकता है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द गिवन आईडीज हियर। आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, जस्ट सर्च फॉर राहुल साई 222। इंस्टाग्राम पे जाइए, डायरेक्टली मैसेज कीजिए। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो आपको आईएएस और आईपीएस में भर्ती दिलाता है, तो सुनहरा मौका है। आप घर बैठे सेफली प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा स्मार्ट कोर्स है जहां पे बहुत सारा कंटेंट है। हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है प्रीलिम्स के लिए, जहां पे 40 टेस्ट हम लोग दे रहे हैं एट वेरी वेरी लो कॉस्ट। जस्ट विजिट द डिटेल्स हियर studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। चलिए बात करते हैं फेडरलिज्म के बारे में। देखिए, फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। ये टर्म फेडरलिज्म कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी संविधान में प्रॉपरली पावर्स को डिवाइड किया जाता है, अलोकेट किया जाता है केंद्र लेवल पे और राज्य लेवल। तो दैट इज द बेसिक मोटो, दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और अगर हम लोग इंडियन फेडरलिज्म की बात करें, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में काफी ज्यादा चर्चा का विषय था ये कि किस तरह का फेडरलिज्म हम लोग फॉलो करें। और हमारे पास टेम्पलेट किसका था? हमारे पास टेम्पलेट था यूनाइटेड स्टेट्स का। आप यहां पे देख सकते हो, इनफैक्ट ये फेडरलिज्म का जो मैप है, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ और उसका एक स्टेट है ये। तो फेडरलिज्म की शुरुआत ही हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में। तो उनका एक टेम्पलेट था जहां पे स्टेट्स को काफी ज्यादा पावर दी गई है, स्टेट्स को काफी ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। अब इंडिया में सवाल ये उठ रहा था कि केंद्र की क्या पावर्स होनी चाहिए, क्या राज्यों को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए? क्योंकि 1935 के एक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें ऑलरेडी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। तो उस चर्चा के विषय में इवेंचुअली क्या हुआ? अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की, तो जो स्टॉलवर्ड्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब अंबेडकर दोनों थोड़ा सा प्रो स्ट्रॉन्ग सेंटर थे। आप देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू की बातें यहां पे। वो कहते थे कि इट वुड बी इंजूरियस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इफ वी प्रोवाइड अ वीक सेंट्रल अथॉरिटी। क्योंकि अभी फिलहाल 1947 की हम लोग बात करें तो इंडिया में काफी ज्यादा डिविजिव पावर्स थी, इंडिया इंटीग्रेटेड नहीं था, यूनाइटेड नहीं था। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर देश की अखंडता को बरकरार रखेगा, इसीलिए वो चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बने। और बहुत हद तक बाबा साहेब अंबेडकर भी उनको सपोर्ट करते थे। बट अगर हम लोग बी.आर. अंबेडकर की बातें करें, दी ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन, उन्होंने क्लियरली कहा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल्दो हमारी इंस्पिरेशन आई है यूनाइटेड स्टेट्स से, लेकिन वेरी सिमिलर टू मेनी ऑफ द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स। देखिए, हम लोगों ने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे लिए हैं, जैसे कि फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म। इन सब चीजों को हम लोगों ने मोल्ड किया है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म लीजिए। अब देखिए सेक्युलरिज्म वेस्ट का कैसा है, वो लोग क्लियरली स्टेट और रिलीजन के बीच कंप्लीटली डिस्टिंक्शन करते हैं, लेकिन भारत में अपना खुद का मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है। तो हम लोगों ने वैसे ही अपना खुद का मॉडल ऑफ फेडरलिज्म लाया। इंडिया में सेक्युलरिज्म क्या है? इंडिया में सेक्युलरिज्म है वन आर्म डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, यानी कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो सारे रिलीजन्स को साथ में प्रमोट करेगा। उसी तरह से हम लोगों ने अपना खुद का फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि फेडरलिज्म है, फेडरेशन है, लेकिन वहां पे कुछ यूनिटरी बायस भी है। अब एक तरफ थे लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर, और दूसरी तरफ थे दूसरे लीडर्स लाइक एच.वी. कामत, के.टी. शॉ,
बहुत सारे दूसरे सोशलिस्ट लीडर्स थे, वो चाहते थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सेंटर जरूर बना। लेकिन जिस तरह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, इंडिया की फेडरेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा कमेंट्स आए हुए। जैसे कि अगर मैं बताऊं इंडिया के संघवाद को लोगों ने किस तरह डिस्क्राइब किया, सबसे पहले तो संविधान ने किस तरह डिस्क्राइब किया। देखिए आर्टिकल 1 क्लियरली बताता है कि हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। केंद्र सरकार ने या केंद्र ने राज्यों को होल्ड किया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि स्टेट्स की खुद की आइडेंटिटी सेपरेट है, केंद्र सरकार की खुद की आइडेंटिटी सेपरेट है, केंद्र सरकार के पास रादर लिमिटेड पावर से मैं कह सकता हूं, राइट। तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की बात करें, देखिए केसी वियर है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, राइट। तो उन्होंने इंडिया को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया क्वाज़ी फेडरल, यानी कि ऑलमोस्ट फेडरल। अब ये क्यों किया है, देखिए इंडिया में फेडरेशन की सारी फीचर्स है, यानी कि संविधान में केंद्र सरकार की पावर्स डिफाइंड है, राज्य सरकार को डिफाइन किया गया है, उन दोनों में पावर्स भी डिवाइड किया गया है 7th शेड्यूल में। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में अगर आप देखेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस, अगर आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, अगर आप देखोगे फाइनेंशियल रिलेशंस, तीनों जगह पे केंद्र सरकार का दबदबा ज्यादा है। अगर हम लोग लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट की बात करें, आर्टिकल 249 की बात कीजिए, 251, 252, 253 की बातें कीजिए, और अगर आप बातें कीजिए इमरजेंसी पावर्स की, इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान सारी पावर्स केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएंगी। अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात करें, केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा पावर्स है, यानी कि गवर्नर को केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है आईएएस आईपीएस उनको रिक्रूटमेंट सरकार करती है, ट्रेन केंद्र सरकार करती है, लेकिन काम कहां करते हैं, राज्य सरकारों में करते हैं। जजेस को अपॉइंट कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी काफी ज्यादा दबदबा है केंद्र सरकार का, और फाइनेंशियल लेवल पे तो बहुत ही ज्यादा दबदबा है। बड़े से बड़े टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब टैक्स केंद्र सरकार के पास पहुंच चुके हैं, यानी कि केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो इवेंचुअली उसको डिवाइड करता है दूसरे राज्यों में भी। यानी कि वी आर फेडरल स्टेट, यानी कि फेडरेशन की फीचर्स है, लेकिन ऑलमोस्ट फेडरल है। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स वेयर वी बिकम यूनिटरी, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप भी है इंडिया में, राज्यों की खुद की सिटीजनशिप नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजेस भी अपॉइंट करते हैं केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार इवेंचुअली प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, ये मैं कहना चाहता हूं। तो दबदबा जरूर है केंद्र सरकार, इसीलिए क्वाज़ी फेडरल कहते हैं। लेकिन दूसरे एक्सपर्ट जैसे ग्रैन्युअल ऑस्टिन है, वो कहते हैं कि इंडिया इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कोऑपरेशन की जरूरत है। जो भी डिसीजंस केंद्र सरकार लेगा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए राज्यों की जरूरत है। मॉरिस जोन्स बहुत ही फेमसली 1971 में उन्होंने डिफाइन किया था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बताया था इंडिया को, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे से बार्गेन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक्चुअली निर्भर है दोनों, राइट। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया के फेडरलिज्म के बारे में, किस तरह इवॉल्व हुआ है, देखिए इनिशियली अगर बात करें तो इंडियन फेडरलिज्म में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सिस्टम था, यानी कि 1947 से लेकर, टू बी प्रिसाइज 1952 से लेकर 67 तक केंद्र लेवल पे कांग्रेस है, हर राज्य में भी कांग्रेस है, तो फेडरलिज्म की कोई प्रॉब्लम आई नहीं, राइट। लेकिन 1967 में 9 राज्यों में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई, और उसके बाद शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्चुअल फेडरलिज्म। कॉन्फ्लिक्चुअल फेडरलिज्म मतलब बहुत सारे राज्य जहां पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने डिमांड करना शुरू किया और भी ज्यादा पावर्स। आप बात कर सकते हो वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम के बारे में, राजमन्नर कमेटी के बारे में बात कर सकते हो, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हो। ये सब क्या था? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब उसके बाद जैसे ही केंद्र लेवल पे कोalition सरकार आना शुरू हुई, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे से बात कर सकते हैं मल्टी पार्टी फेडरलिज्म की, यानी कि धीरे धीरे राज्यों की बातें सुनने लगे। 1987 में सरकारिया कमीशन की घटना हुई, उसकी रिकमेंडेशन आई फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। बाद में पंची कमीशन भी आए, बाद में एनसीआरडब्ल्यूसी 2002 में भी आया था। तो इन सब चीजों से क्या हुआ? मल्टी पार्टी फेडरलिज्म की वजह से कोऑपरेशन भी चलता रहा राज्य और केंद्र लेवल पे, और कंपटीशन भी चलता रहा। अब इवेंचुअली हम लोग अपने डिस्कशन पे आने वाले हैं कोविड-19 और फेडरलिज्म के बारे में, क्योंकि 2014 से डोमिनेंट पार्टी फेडरलिज्म आया। अब ये मैं डोमिनेंट पार्टी फेडरलिज्म क्यों कह रहा हूं? देखिए यहां पे वन पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस राज्यों में भी है, कांग्रेस केंद्र लेवल पे भी है। अब डोमिनेंट पार्टी क्यों कह रहा हूं यहां पे मैं? क्योंकि केंद्र लेवल पे एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और मेजॉरिटी राज्यों में भी या फिर मेजॉरिटी एरिया में भी बीजेपी की सरकार बनी हुई थी।
अभी भी अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन इज गवर्न्ड बाय बीजेपी। तो दैट इज व्हाट इज डोमिनेंट पार्टी फेडरलिज्म। अब इस डोमिनेंट पार्टी फेडरलिज्म में क्या हो रहा है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे भाग पे डिस्कशन पे, कोविड-19 और डोमिनेंट पार्टी फेडरलिज्म में क्या हो रहा है इस चीज। देखिए, अगर मैं बात करूं हमारे डिस्कशन के बारे में, जैसे मैंने कोविड-19 की बात की, यानी कि हेल्थ के बारे में हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। और जैसे ही मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं, आपको यह नोट करना है, डिवीजन ऑफ पावर्स है हमारे संविधान में। मैंने आपको कहा कि 7th शेड्यूल में केंद्र की पावर्स डिफाइन की गई है, राज्य की पावर्स डिफाइन की गई है, उनको खुद को अपने सब्जेक्ट्स दिए गए और कंकरेंट लिस्ट भी दी गई है। अब इसमें अगर आप स्टेट लिस्ट को देखें, स्टेट लिस्ट में आइटम नंबर 6 देखें, तो वो है पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, राज्य सरकारों का एक्चुअली काम है कि पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करें। लेकिन अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स की बात करें, वहां पे कुछ ऐसे मेंबर्स थे, मैं कह सकता हूं कि एनलाइटेंड मेंबर्स थे, जिन्होंने इसको विजुअलाइज किया हुआ था कि जो हेल्थ दिया हुआ है, पब्लिक हेल्थ, उसको हमें स्टेट लिस्ट में नहीं रखना चाहिए, हमें उसको सेंट्रल लिस्ट में लाना चाहिए या फिर एटलीस्ट कंकरेंट लिस्ट में लाना चाहिए। वैसे बहुत सारे मेंबर थे, जैसे कि फ्रैंक एंथनी, टी कृष्णमाचार्य ने कहा, उन्होंने ये बिलीव किया था कि पब्लिक हेल्थ जो सब्जेक्ट है वो केवल राज्य सरकार का नहीं होना चाहिए, वो केंद्र सरकार और राज्य दोनों का होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग हेल्थ की बात करें, एपिडेमिक्स की बात करें, प्रॉब्लम्स की बात करें, कि वहां पे कोई बाउंड्री नहीं होती, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत ही जल्दी एपिडेमिक स्प्रेड हो सकता है। और कोविड-19 में हम लोगों ने ये चीज देखी है, राइट। तो इस फेडरलिज्म के एंगल से अगर हम लोग बात करें तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, लेकिन मेजॉरिटेरियनली स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। अब इस चीज से अगर हम लोग एक केस स्टडी की बात करें, क्या हुआ 2020 में और क्या हो रहा है 2021 में। देखिए 2020 में क्या हुआ, डोमिनेंट पार्टी फेडरलिज्म की वजह से क्या हुआ, 2020 में एक नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया गया मार्च में ही। आपको फोकस करना है मार्च के ऊपर। अब मार्च 24 पे सडनली ओवरनाइट एक नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया। अब ये डिसीजन किसने लिया, ये डिसीजन लिया केंद्र सरकार ने, राइट। क्या कंसल्टेशन हुई थी सारे राज्यों के साथ, बहुत हद तक मैं कह सकता हूं कि नहीं, राइट। तो मार्च में लॉकडाउन लगा, पहले 15 दिन, फिर और 15 दिन, लेकिन जैसे ही अनलॉक फेज शुरू हुआ उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि अब हम राज्यों से इनपुट लेंगे, अब हम राज्यों के ऊपर छोड़ देते हैं कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं। इनफैक्ट ये जो नोशन आया, मैं कह सकता हूं कि मई 2020 के बाद जो नोशन आया, ये अभी तक वही जारी है, क्योंकि अभी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसके बीच भी केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है कि पब्लिक हेल्थ आपका सब्जेक्ट है, तो आप डिसाइड कीजिए लॉकडाउन लगाना है या नहीं। और इसके चलते इस साल 2021 में राजस्थान ने लगाया, दिल्ली ने लगाया है, कर्नाटक में लॉकडाउन लगाया, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया, बहुत जगह पे लॉकडाउन जरूर लगाए सेकेंड वेव में। लेकिन ये डिस्कशन, हमारा केस स्टडी यहां पे हो रहा है कि जो पहला लॉकडाउन लगा था वहां पे क्या जरूरत थी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को राज्यों को कंसल्ट करने की। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा मार्च में, अप्रोक्सीमेटली इंडिया में मैं कह सकता हूं कि 500 केसेस थे, राइट। और एवरी डे डबल डिजिट में केसेस आ रहे थे, 10-20 के आसपास केसेस आ रहे थे। उस समय पे हम लोगों ने बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रिक्ट नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया। और अगर तब हम लोग लोकल एफर्ट्स को अगर प्रमोट करते, लोकली लॉकडाउन लगाते, समझ लीजिए जैसे कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे तो महाराष्ट्र को लॉकडाउन कीजिए, नॉट द एंटायर नेशन, दैट कुड हैव बीन डन इन 2020। अब देखिए यहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा सिंपैथेटिक होना चाहिए विद गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी चीज है जो सबके लिए नहीं है, नॉट जस्ट फॉर इंडियन गवर्नमेंट बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2020 लॉकडाउन, पिछले साल वाला लॉकडाउन, वाज अ रादर बॉच्ड अप लॉकडाउन which was predominantly required a little late rather, पिछले साल अप्रैल मई में, बट नॉनदलेस दैट इज पोस्ट फैक्टर, जो हो चुका है उसके ऊपर हम लोग अभी कमेंट नहीं करेंगे, टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरी केस स्टडी हम लोग बात करेंगे 2021 की। अब यहां पे मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे आपको फेडरलिज्म की बात जाननी है। देखिए यहां पे मैंने कहा आपसे कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जरूरत थी कि स्टेट से कंसल्ट करे, उसके बाद नेशन वाइड लॉकडाउन पे चले जाए, राइट। अब 2021 में लॉकडाउन तो उन्होंने राज्यों पे छोड़ दिया, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, यहां पे एक्चुअली सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि इंडिया में कोऑपरेटिव कम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, यानी कि केंद्र सरकार पावरफुल है और केंद्र सरकार को पावरफुल होना जरूरी भी है व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक दिस। तो विथ रिस्पेक्ट टू वैक्सीनेशन जो अभी हो रहा है,
जहां पे केंद्र सरकार ने जो पूरी वैक्सीन प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस को मॉडल अप किया हुआ है, कैसे आए दिन डिफरेंशियल प्राइसिंग की बात करते हैं कि केंद्र सरकार को वैक्सीन कम रेट पे मिलेगी, राज्यों को ज्यादा रेट पे मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में और ज्यादा रेट पे मिलेगी। और जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, इस चीज को केंद्र सरकार को स्पीयरहेड करना चाहिए। आप किसी भी वैक्सीनेशन ड्राइव की बात कीजिए, देखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ड्राइव की बात कीजिए, पोलियो वैक्सीनेशन की बात कीजिए जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, इन सबको स्पीयरहेड किसने किया है? इन सबको स्पीयरहेड किया है केंद्र सरकार ने। ऑल्दो इंप्लीमेंटेशन इज एट द स्टेट लेवल, बट it has been spearheaded by the central government, and right now also that is required. So probably in 2020 decentralization was needed, and in 2021 centralization is needed with respect to vaccination. That is the argument in this particular discussion. So you let me know your thoughts about this, but again this is a never ending debate, क्योंकि इंडिया की जब बात करेंगे हम लोग, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन एक नेवर एंडिंग डिबेट है। लेकिन एक लार्जर पॉइंट अगर हम लोग बात करें, देखिए सेंट्रलाइजेशन हो या डिसेंट्रलाइजेशन हो, इंडिया के केस में स्पेशली अगर हम लोग बात करें, दे कैनॉट बी एंड्स इन देमसेल्व्स, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस या डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट आर नॉट डेफिनेटिव मंत्रास, क्योंकि कुछ जगहों पे सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, और ये हमारे संविधान ने भी समझा। क्यों? क्योंकि जब संविधान बना था 1950 में, तब जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की, और तब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया भी। लेकिन समय के साथ हमारी स्टेट की कैपेसिटी बढ़ी, हम लोग और भी ज्यादा स्टेबल बने, तो इसके साथ डिसेंट्रलाइज धीरे धीरे होते आया। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की आप बात कर सकते हो, पंचायती राज आया है, तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक स्टोरी ही है इंडिया के गवर्नेंस पैटर्न की, राइट? तो अगर मैं इंडिया की गवर्नेंस की बात करूं, इट हैज बीन अ स्टोरी ऑफ कांस्टेंट टेंशन बिटवीन सेंट्रलाइजिंग एंड डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज, बट द मेन आर्गुमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज द टाइमिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड द टाइमिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। प्रोबेबली राइट नाउ अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, अभी वैक्सीनेशन में तो एटलीस्ट सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को उस चीज को स्पीयरहेड करने की जरूरत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस है, मनी है, और दे कैन गिव अ डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीनेशन एंड प्रोबेबली कॉम्प्लीमेंट देयर एफर्ट्स टू अल्टीमेटली फाइट दिस COVID-19 पैंडेमिक टुगेदर. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.